चलिए अब आगे बात खबरों की करते हैं। बात उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत में मूरथल के नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत और सनातन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सन्यासी और संत के लिए धर्म सर्वोपरि है। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, राष्ट्र ही सन्यासी का स्वाभिमान है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश है। के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली के जवाहर भवन में कांग्रेस के मनरेगा बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी शिरकत की है। इस सम्मेलन में देश के 25 राज्यों के मनरेगा मजदूर भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजदूरों को संबोधित करते हुए इस दौरान कहा कि सरकार जिस तरह से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले 3 काले कृषि कानूनों के साथ किया गया था। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यहां पर गरीबों मजदूरों से एकजुट होकर सरकार की इस कथित साजिश का विरोध करने की भी अपील की है। आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात ही कह देता हूं। अगर एक कमी है तो यूनिटी कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, ये बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। लड़ाई बड़ी लंबी है कि लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है, या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। अरे हम तो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर मनरेगा बनाए थे, तो इनको क्या रोग हो गया है कि वो मनरेगा के पीछे ही पड़े हैं।
ग्रामीण भारत के गरीबों, कमजोर तबकों पर हमला किया, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। जल्दी ही बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें इस मसले को हम लड़ेंगे। ये हम आपके पास कर। अब चलिए आगे बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में आज जनता की सुविधा के लिए 5 नए आधार सेवा केंद्रों की शुरुआत कर दी गई है। इन सेवा केंद्रों का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मेट्रो स्थित आधार सेवा केंद्र से किया। इस अवसर पर मॉडल टाउन विधायक अशोक गोयल देवराहा और साथ ही यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नए आधार अपडेट सिस्टम से घुसपैठियों साथ ही फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। नए केंद्रों से आधार से जुड़ी सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ होंगी। डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से आज आधार नाम का ये जो पहचान पत्र प्रत्येक भारतीय को मिल पा रहा है, ये हम सबको आपस में भी जोड़ता है और इस जमीन से जो भारत भूमि है इसकी पहचान भी देता है। ये डिजिटल इंडिया की दिशा में वो महत्वपूर्ण कदम है जो अपने आप में इस भारत देश को आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। आज आजादपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे नया आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है भुवनेश कुमार जी, सीईओ यूआईडीएआई। सर, किस तरीके से जो ये नए आधार सेवा केंद्र है आज 5 खोले गए हैं और इनके अंदर क्या क्या खासियत है? वैसे तो पूरे देश में काफी बड़ी संख्या में आधार केंद्र हैं और आधार एनरोलमेंट किट जिसको हम कहते हैं वो उपलब्ध है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो विशिष्ट प्रकृति के आधार केंद्र हैं जो यूआईडीएआई स्वयं चलवाता है अपने सुपरविजन। तो इस तरह के सेवा केंद्रों की एक अलग ब्रांडिंग है। यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो संतोषजनक तरीके से बिना शिकायत के मिलती हैं और कई ऐसी सेवाएं हैं जो अन्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ पर 100% सेवाएं उपलब्ध हैं। व्हाइट लिस्टेड अपडेट भी यहाँ उपलब्ध है, एनरोलमेंट भी उपलब्ध है और हर तरह के जो डेट ऑफ बर्थ अपडेट या एड्रेस अपडेट वो सब यहाँ उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन इनको बुक कर सकते हैं, वॉक इन में आ सकते हैं और एक सेंटर पर 4, 8, 12, 16 ऐसे मशीनें होती हैं और ये ट्रेन्ड ऑपरेटर्स यहाँ पर काम करते हैं बिना किसी प्रकार की ओवर चार्जिंग के लिए। इसलिए लोगों का इन पर बहुत विश्वास है। जिस तरीके से एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एआई स्पेशल कुछ खास है क्या? जी, जो फेस ऑथेंटिकेशन की तकनीक है वो एआई पर आधारित है और चेहरे प्रमाणीकरण से ही बहुत सारी सेवाएं आज की डेट में मिल रही हैं। पहले जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से ली जाती थी, जैसे राशन की सेवाएं भी हैं, तो वो भी अब फेस ऑथेंटिकेशन से उपलब्ध हो गई हैं। ये सब एआई पर आधारित हैं। जो एनरोलमेंट के समय या अपडेट के समय डॉक्यूमेंट देते हैं उन सबको भी हम चेक कर पाते हैं, उसमें भी एआई का प्रयोग होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के युग की जो टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं कि आधार का जो ये अपडेट वर्जन है ये कहीं ना कहीं भारत में होने वाली घुसपैठ पे भी मार करें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जो भी नए आधार हैं वो जिला प्रशासन को सत्यापन के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए अब किसी भी अवैध जो प्रवासी है यहाँ पे उसके द्वारा आधार बनवाया जाना संभव नहीं है, उसमें पूरी तरह से रोक लगा। तो ये थे हमारे साथ सीईओ यूआईडीएआई भुवनेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नए आधार सेवा केंद्र का आजादपुर में के साथ साथ ही 4 जगहों पर शुभारंभ किया गया। देखिए, जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी बनी है, मॉडल टाउन विधानसभा को उन्होंने एक विशेष स्थान दिया और अभी तक हमारे यहाँ 6 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं, 10 अभी बन रहे हैं, जिससे कि दिल्ली और हमारी मॉडल टाउन विधानसभा के जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, सबको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। हमारे यहाँ पर अटल कैंटीन जो कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, ऐसी 2 अटल कैंटीन करीब निर्माणाधीन है जो कि अगले 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगी और
2 और प्रपोज है, यानी कि 4 जगह अटल कैंटीन जहाँ पर 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, वो भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को दिया। ये दिल्ली वालों को बहुत बड़ी सौगात है और मॉडल टाउन विधानसभा के लिए तो बहुत ही बड़ी सौगात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 5 सेंटर खुले जिसमें एक हमारी विधानसभा है और मेरे वार्ड के लिए तो बहुत ही बड़ी सौगात है। दूर जाना पड़ता था, गरीब लोग होते हैं, कभी वहाँ इंदर पर जाना पड़ता था, कभी मैदान जाना पड़ता था। सुंदर लोग का बंद होने से सेंटर में दिक्कत आ रही थी। मैं माननीय सीईओ साहब का और मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बिल्कुल नजदीक में सेंटर खुलवा दिया जिससे जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। संजय सिंह ने लिखा है कि जीवन साथी का साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने पत्नी के लिए भी हमेशा खुश स्वस्थ रहने की कामना भी की है। तो आज संजय सिंह की पत्नी का जन्मदिन है, ऐसे में सांसद संजय सिंह ने अपनी पत्नी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जहां पर अपनी पत्नी के साथ में फोटो शेयर करते हुए यहां पर उनके स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। रुक करते बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। हादसे में 10 जवान शहीद जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का पूरा मामला, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसा ये हुआ है। सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज जारी है। लेकिन डोडा में ये भीषण सड़क हादसा, तो डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। 10 जवान शहीद हुए हैं इस हादसे में जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब गाड़ी यहां पर पलटी है, खाई में गिरी है ये गाड़ी। तो दर्दनाक ये सड़क हादसा, 10 जवान इसमें शहीद हुए हैं। अब खबरों में आगे बात फतेहपुर की करते हैं, जहां पर हाई प्रोफाइल जमींदार जयराज मान सिंह हत्याकांड की जांच अब तेज हो चुकी है। एडीजी प्रयागराज जोन ज्योति नारायण ने, इसके अलावा आईजी अजय मिश्रा देर रात फतेहपुर पहुंचे हैं। उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण यहां पर किया है। उन्होंने एसपी को हर एंगल से जांच कर जल्द खुलासा करने के निर्देश यहां दिए हैं। आपको बता दें कि जयराज मान सिंह जिले के बड़े जमींदार थे और सैकड़ों बीघा जमीन के वो मालिक थे। उनकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के मैनेजर अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया। साथ ही मृतक के परिवार की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। अब चलिए खबरों में आगे बात कुशीनगर की करते हैं, जहां पर उस समय हंगामा हो गया जब बाहर से घर लौटे युवक ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद पति ने दोनों को जमकर पीटा। उसके बाद घर के बाहर लाकर खंबे से बांध दिया। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को छुड़वाया, पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि एक महिला की फेसबुक पर शाहजहांपुर के एक युवक से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों में फोन पर बातचीत होने लगी। बात यहां तक पहुंची कि युवक प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। गांव की एक महिला ने उसे खिड़की से घर के अंदर जाते देखा। उस महिला ने ये बात उसके पति को बता दी, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को पकड़कर थाने ले गई। थाने में काफी देर मनाने के बाद भी महिला प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
अब चलिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर महासमुंद में पुलिस और साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा, अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने यह भी बताया है कि कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 5 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2,50,000 रुपए आकी गई है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए है। 2 मोबाइल फोन, 10,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। बरामद कुल माल की कीमत 3,10,000 रुपए बताई जा रही है। उधर लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पलियाबंद रेंज के देवीपुर गांव का है, जहां गन्ने के खेत में निकले बाघ ने 4 साल के मासूम को मार डाला। बताया यह भी जा रहा है कि फार्म हाउस पर काम कर रहे मजदूर का बेटा खेत के पास बैठा था, तभी बाघ उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बाघ को पकड़ने, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बेटा है आपका ये? क्या हुआ है? क्या हुआ शेर अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी पहुंचा यहाँ पे? चौकी वाले आए हैं, बाकी पत्रकार हैं, बाकी पब्लिक है। अभी मौजूदा हालत में कौन है यहाँ पे? मौजूदा हालत में तो कौन है? क्या हुआ, किसने मारा, कौन सा जानवर था? शेर। अच्छा, कब की घटना है ये? अभी 4 बजे के 3 साढ़े 3 बजे की घटना है। बच्चे की उम्र क्या होगी लगभग? बच्चे की उम्र अभी 4 साल नहीं हुई। उधर बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव लगभग 85% तक जला हुआ है, जिस वजह से अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल आशंका ये जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यहाँ से रोड जाता है, टटीरी बागपत रोड है, जो बागू से टटीरी स्टेशन के लिए जाता है। इस पे श्रीपाल का खेत है। श्रीपाल के खेत के पास एक बिटोड़ा है श्रीपाल का। उसमें वहाँ पे जो रात को पता चला, श्रीपाल के लड़के को फोन आया किसी का कि तुम्हारा बिटोड़ा जला हुआ है। रात में इन्होंने 100 नंबर पे भी फोन किया। 100 नंबर पुलिस भी आई। पुलिस के बाद पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं मिली कि यहाँ क्या घटना है। बिटोड़ा ही जलता पाया गया। सुबह उनका कहना, उनके लड़के का ये है कि जी हम सुबह आए, हमें पता चला, हमने देखा कि यहाँ एक लेडीज की लाश जल रही है। हमने पुलिस को सूचना दी, कोतवाली में सूचना दी। अब सर पुलिस आई हुई है यहाँ पे और जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है। जो भी क्लियरिटी होगी जांच में का विषय है जी, जांच में क्लियर हो जाएगी। किसका शव है? ये देख लो जी, देखने से तो ऐसा अंदाजा लग रहा है कि लेडीज का शव है और लेडीज की एज भी ऐसा लग रहा है कि 20-22 साल है। अब आगे बात ललितपुर की कर लेते हैं, जहां पर जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरान गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता प्रेमी युगल के शव पेड़ पर लटके मिलने से हड़कंप मच गया। पेड़ पर दोनों के शव देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। बताया यह जा रहा है कि दोनों 19 जनवरी से लापता हैं। प्रेम प्रसंग में असफलता के चलते आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल यहां पर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि ये आत्महत्या की है या वाकई में ये हत्याओं को अंजाम दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNA न्यूज। नमस्कार।